सुनसान गलियों में स्कूटर पर नमकीन बेचने वाला एक आम सा लड़का, जिसे उस समय शायद ही कोई जानता था और शायद खुद उसे भी नहीं पता था कि एक दिन वही लड़का लाखों करोड़ों की दौलत खड़ी कर देगा। लेकिन जब ये कहानी अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंची तो इसका अंजाम तिहाड़ जेल की ऊंची दीवारों के पीछे हुआ। मैं बात कर रही हूँ सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रतो रॉय की। 1990 और 2000 तक आते आते सहारा हर जगह नजर आने लगा। एयरलाइन से लेकर टेलीविजन, रियल एस्टेट से होटल तक सहारा का नाम हर इंडस्ट्री में चमक रहा था। आईपीएल की पुणे वॉरियर्स हो, फॉर्मूला 1 की फोर्स इंडिया हो, मुंबई का आइकॉनिक सहारा स्टार होटल हो या फिर न्यूयॉर्क का वर्ल्ड फेमस प्लाजा होटल, ये सब उस एम्पायर का हिस्सा लगते थे। लगभग 12 लाख एम्प्लॉइज, चैरिटी और डिजास्टर रिलीफ के काम और कारगिल वॉर के शहीद परिवारों के लिए मदद। बाहर से तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा था, लेकिन इस चमकती हुई कहानी के पीछे एक सवाल धीरे धीरे उभरने लगा। आखिर इतना सारा पैसा आ कहां से रहा था? समस्या ये थी कि सहारा का कोई ऐसा बड़ा बिजनेस सामने नहीं आता था जो खुलकर सुपर हिट कहा जा सके। ज्यादातर प्रोजेक्ट या तो नुकसान में थे या फिर बस किसी तरह चल रहे थे। तो सवाल उठना तय था, 36,000 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदने का पैसा आखिर आया कहां से? धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि सहारा की असली कमाई होटल, एयरलाइन या टीवी चैनलों से नहीं आती। असल पैसा आता है सीधे जनता से। लेकिन यह पैसा ना तो बैंकिंग सिस्टम के जरिए लिया गया था और ना ही सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जैसी किसी रेगुलेटर की निगरानी में। 2008 में आरबीआई ने सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी SIFCL पर कड़ा एक्शन लेते हुए इसे फ्रेश डिपॉजिट्स लेने से रोक दिया, यानी आम लोगों से नए पैसे जुटाने पर पाबंदी लगा दी गई। वजह ये थी कि कंपनी अपने जमा योजनाओं में कई गाइडलाइंस तोड़ रही थी, जैसे डिपॉजिट्स पर मिनिमम ब्याज, इन्वेस्टमेंट रूल्स और KYC नॉर्म्स। लोग इसे आम भाषा में चीट फंड जैसा मॉडल कहते थे, क्योंकि छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसा लेकर ऊंचे रिटर्न का वादा किया जाता था। लेकिन ऑफिशियली ये एक RNBC यानी रेजिडेंटरी नॉन बैंकिंग कंपनी के जरिए चलने वाली जमा योजना थी। आरबीआई की इस पाबंदी के बाद नई इन्वेस्टमेंट पर पूरी तरह रोक लग गई। लेकिन सुब्रतो रॉय ने हार नहीं मानी और एक चालाकी भरा कदम उठाया। उन्होंने अपनी दो दूसरी कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SIRECL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SHICL के नाम से वही पुराना खेल एक नए तरीके से दोबारा शुरू कर दिया। सहारा ने आम लोगों से पैसा इकट्ठा किया OFCD के जरिए। OFCD का मतलब था ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। लोग सहारा को पैसे देते थे और कुछ साल बाद या तो उन्हें ब्याज के साथ पैसा वापस मिलता या फिर कंपनी में हिस्सेदारी जैसा ऑप्शन दिया जाता। अप्रैल 2008 से 2011 के बीच इन OFCD के जरिए करोड़ों लोगों से 17 से 24,000 करोड़ रुपए के बीच की रकम जुटाई गई। कई रिपोर्ट्स इसे करीब 24,000 करोड़ और लगभग 3 करोड़ इन्वेस्टर्स के आसपास बताती है। और सबसे बड़ी बात, यह सारा पैसा सेबी की मंजूरी के बिना प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम पर उठाया गया था। कानून बिल्कुल साफ है, अगर किसी स्कीम में लाखों लोगों से पब्लिक की तरह पैसा लिया जा रहा है तो उसे प्रैक्टिकली पब्लिक इशू माना जाता है और उसे सेबी में रजिस्टर होना, प्रॉपर प्रोस्पेक्टस निकालना और सारी डिटेल्स डिस्क्लोज करना पड़ता है। सहारा ने ये रूल प्रैक्टिकली नहीं माना और OFCD को प्राइवेट प्लेसमेंट बताकर करोड़ों लोगों तक बेच दिया और यहीं से मामला बिगड़ना शुरू हुआ। 2010 में सेबी ने इन OFCD को नियमों के खिलाफ माना और उन पर रोक लगा दी। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की दोनों कंपनियों SIRECL और SHICL को साफ आदेश दिया कि वो अपने सभी इन्वेस्टर्स का पैसा 15% सालाना ब्याज के साथ वापस करे और पूरा रिकॉर्ड सेबी को सौंपे।
ताकि असली इन्वेस्टर्स की पहचान हो सके। जब सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इससे जुड़े सही हिसाब किताब और डाटा मांगा, तो सहारा ने ऐसा कदम उठाया जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। मुंबई में सेबी के दफ्तर के बाहर 127 ट्रक भरकर कागजात पहुंचा दिए गए, इतने ज्यादा कि पूरा इलाका जाम हो गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खुद सहारा का कहना था कि ये दस्तावेज भी पूरे नहीं थे, बल्कि सिर्फ करीब 75% रिकॉर्ड ही थे। सेबी जब इन्हें जांचने बैठी तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। कागज इस तरह बिखरे हुए थे कि इन्वेस्टर्स को पहचानना लगभग नामुमकिन था। नाम एक जगह, फॉर्म दूसरी जगह, रिडम्पशन स्लिप कहीं और। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इन्हें प्रैक्टिकली अनरिलायबल माना और कहा कि इस डेटा के आधार पर असली इन्वेस्टर्स को ढूंढना संभव नहीं है। और ये सब हो रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उस आदेश के बाद, जहां सहारा से पूछा गया था जो पैसा आम लोगों से लिया गया उसका सही हिसाब आखिर है कहाँ। जमीन, दस्तावेज और पैसा, तीनों के तार एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन तस्वीर अब भी अधूरी थी। और यही अधूरी तस्वीर आगे चलकर सहारा की सबसे बड़ी मुश्किल बनने वाली थी। सहारा का दावा था कि उसने इन्वेस्टर्स का लगभग 90% पैसा पहले ही कैश में लौटा दिया है। लेकिन जब यह बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सेबी के सामने आई तो एक सीधा सा सवाल उठा। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम कैश में, वो भी बिना किसी साफ बैंक रिकॉर्ड के। इस दावे के साथ ना कोई पक्का कागज था, ना कोई ऐसा सबूत जिस पर भरोसा किया जा सके। इसके बाद हालात तेजी से बदलने लगे। जो एम्पायर कभी स्ट्रॉन्ग लगता था वो एक एक कर बिखरने लगा। बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, जमीनें जब्त होने लगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट अटैच कर लिए गए और सहारा की कई कंपनियां एक के बाद एक डिफॉल्ट घोषित होने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रतो रॉय की रिहाई के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए, आधा कैश आधा बैंक गारंटी जैसी भारी शर्तें रखी, जिन्हें पूरा करना सहारा के लिए लगभग नामुमकिन होता चला गया। और फिर वो दिन आया जिसने इस कहानी की दिशा ही बदल दी। 28 फरवरी 2014 को लखनऊ में सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रतो रॉय की गिरफ्तारी हुई और कुछ ही दिनों में उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इसके बाद तिहाड़ जेल की ऊंची दीवारों के पीछे इस कहानी का सबसे अंधेरा अध्याय शुरू हुआ। एक सीनियर पत्रकार ने इस पूरे मामले को एक लाइन में समेट दिया। सहारा गरीबों से पैसा लेता था और अमीरों पर खर्च करता था। रेडी वाले, मजदूर, छोटे दुकानदार जिनकी कोई पहुंच नहीं थी, वही सबसे ज्यादा लूटे गए। ये कहानी सिर्फ सुब्रतो रॉय की नहीं है, ये कहानी है बेकाबू लालच की, सिस्टम से बच निकलने की कोशिश की और उन करोड़ों गरीब लोगों के भरोसे की जिनकी कीमत उन्हें अपनी पूरी जिंदगी से चुकानी पड़ी।